ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब तज़ियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नादिर मीर साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। समझते हैं जो सूरत-हाल इस वक्त डेवलप हो चुकी है, अमरीका तीसरा शरीक बन गया है इसराइल ईरान जंग में। ईरान पर हमलों के बाद सदर ट्रंप का बयान भी हमने देखा सामने आ गया। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान अब अमन की जानिब जाएगा या फिर मजीद सानेहात से दो चार होगा। एक बड़ा इशारा दिया गया है। इसराइल और ईरान की एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। इसराइल की एयरफोर्स ने ईरान पे हमले किए और ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स ने इसराइल पे हमले किए। और इसमें इसराइल ने जो जंग शुरू की, पहल की इसराइल ने, उसके दो बुनियादी मकसद थे। मिनिमम एम, उनका जो बुनियादी एम था और है, वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय करना या उसको क्रिपल कर देना, न्यूक्लियर प्रोग्राम को, ताकि वो बॉम्ब मेकिंग कैपेबिलिटी ना हो, न्यूक्लियर बॉम्ब मेकिंग कैपेबिलिटी ना हो। ये मिनिमम एम। और दूसरा जो वो साथ कह देते हैं वो है रिजीम चेंज का जिक्र कर देना। वो मैक्सिमम एम है उनका, या प्रेशर डालने के लिए या लेवरेज रखने के लिए कि अगर ये नहीं करोगे होगा तो हम वो करेंगे। फिर इसी तरह अब इसराइल ने जितना करना था कर लिया या कर रहा है, लेकिन कई साइट्स हैं, जिस तरह फोडो है एक साइट जो 200 फीट नीचे है पहाड़ के अंदर, ईरान की न्यूक्लियर साइट, उस तरह और दूसरी मतलब 3 साइट्स पे अमेरिका ने अटैक किया। ये जो अभी जिस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना बयान दिया और उसके बाद नेतन्याहू ने इसको अप्रिशिएट भी किया। तो इस वक्त अभी तक ओपन वॉर या ऑल आउट वॉर इसराइल ने या अमेरिका ने डिक्लेयर नहीं की। और फॉर्मली ऑफिशियली जो होती है, ईरान ने अभी कहा है, लेकिन ऑफिशियली फॉर्मली जैसा ना स्टेट ऑफ वॉर जो कहते हैं, वो अभी तक किसी ने डिक्लेयर नहीं की। अब देखने की बात यह है कि ये साइट्स पे जो अटैक हुआ है अमेरिका से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पे, इसके बाद ईरान क्या करता है, क्योंकि अमेरिका का कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन या लार्ज स्केल हमले या जमीनी हमला उसके ऊपर, ईरान के ऊपर ऐसा नहीं है। अमेरिका की फौज है, मैं एज अ डिफेंस एनालिस्ट एंड जियो पॉलिटिशियन, मिलिट्री हिस्टोरियन ऑल्सो, आई स्टडी दिस, और इस पर मैंने पहले भी लिखा था कई साल पहले भी इस जंग पे, ईरान वॉर पे। तो अभी जो इराक के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी ना, उसमें 4 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लाए थे अमेरिका इराक सद्दाम हुसैन की वाली जंग में, और अभी तक इनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हैं जिसपे इनके तीसरा आ रहा है। तो जबकि ईरान से 1/3 था, यानी ईरान इराक से बहुत बड़ा मुल्क है जोग्राफी और आबादी के लिहाज से और ताकत के लिहाज से और मिसाइल पर एवरीथिंग। सो कहने का मतलब ये है कि ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका को बहुत ज्यादा फौज चाहिए, जो उसके पास है लेकिन दुनिया में फैली हुई है। तो वहां तक बात अभी तक नहीं पहुंची। वो इस वक्त तक अपने आप को महदूद रख रहे हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, उनकी न्यूक्लियर साइट्स को अटैक करने में, और इस उम्मीद पे कि ईरान अब जो है टेबल पे आके न्यूक्लियर डील कर लेगा। पहले उन्होंने बातों से 6 राउंड्स किए थे न्यूक्लियर टॉक्स के, जिसमें नहीं बात बनी। फिर इसराइल ने हमला किया, हफ्ता वो जंग चली, अब अमेरिका ने किया है। बेसिकली इसका सारा मकसद ये है कि ईरान शुड गिव अप इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये मतलब सारी कहानी है जो अभी तक सारी जंग चल रही है। अब ये कल जंग बढ़ जाती है या ईरान क्या करता है या मजीद क्या होता है, वो अब देखते हैं इसके बाद व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सही, ईरान यकीनी तौर पे जवाब देगा अपने तौर पे, लेकिन अगर ईरान जवाब देता है तो वही सूरत हाल पैदा होगी नादिर मीर साहब की। ये जो सूरत हाल है, ये जंग है, ये पूरे खत्ते को अपनी लपेट में भी ले सकती है। लेकिन इससे ये तो हम कहा जा सकता है ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहूदी लॉबी के मुकम्मल ज़ेर असर हैं, क्योंकि हमने देखा कि अभी आपने नेतन्याहू की बात की, तो नेतन्याहू अमेरिका को बार बार कह चुके कि ये जंग पूरे अमेरिका की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इसमें अमेरिका और इसराइल दोनों का मतलब जॉइंट समझ लें, एक तल्लक है। लेकिन फर्क ये था कि इसराइल तो शुरू से चाहता था जंग करना। प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो कोशिश करते रहे। देखें 6 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई थी ओमान में भी और सऊदीया में भी और मुख्तलिफ जगहों पे, और दूसरे इनडायरेक्टली भी। और अभी इस इसराइल ईरान जंग शुरू होने के बाद भी, इस अमेरिका के हमले से पहले, यानी अमेरिका की एयर स्ट्राइक से पहले, यूरोपियन मुल्क भी ईरान से बात की कोशिश कर रहे थे और कुछ बाकी मुल्क भी इसके अंदर पीस कराने की या सीज फायर कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब एक नया मरला आ गया जिसमें अमेरिका हैज जॉइंड द वॉर, बट अमेरिका हैज जॉइंड द वॉर वेरी सिलेक्टिवली एंड वेरी लिमिटेड। यानी कि अमेरिका ने भरपूर सारे ईरान पे या सारी फौज पे या सारी तंसीबात पे, जैसे अमेरिका के पास काबिलियत है या ताकत है, वो उन्होंने हमला नहीं किया अभी तक। वो उन्होंने महदूद रखा है। बेसिकली वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, जो समझ आती है, वो अभी भी डील कराना चाहते हैं बड़ी जंग करे बगैर। और वो डील का मतलब क्या, बेसिकली अगर आप सादा ज़बान में समझना चाहें ना, जो बिल्कुल सिंपल वर्ड में,
जो उनकी पॉलिसी है नो न्यूक्स फॉर ईरान पॉलिसी, यानी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, ये है अमेरिका की और इसराइल की पॉलिसी, जिस पे इस वक्त ये सारी लड़ाई चल रही है इस एज ऑफ नाउ। बीच में रेजिम चेंज की बात हो जाती है, लेकिन वो मैंने कहा ना वो मैक्सिमिलिस्ट एम है, यानी वो एक हदफ है जो बात का हदफ है या ज्यादा हदफ है या डराने के लिए या उसके लिए। और रेजिम चेंज तो बातों से तो नहीं ना रेजिम चेंज होती, खाली एयर बॉम्बिंग से तो रेजिम चेंज नहीं, उसके लिए तो मुल्क पे हमला करना, ऑक्युपाई करना पड़ता है। नादिर साहब माजरत के साथ एहतशाम बात कर रहे हैं, एक चीज बताइएगा, ये देखें ना, अब ईरान के हमले का हम इंतजार करें कि ईरान जवाब देगा, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है उनकी कैपेसिटी क्या है। असल बात तो ये है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 2 हफ्तों का टाइम दे के 1 हफ्ते बाद ही हमला कर दिया और पार्शली उनकी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया या तबाह किया, अब इसके बाद से तवक्को करना कि ईरान टेबल पे आएगा, वो तो नहीं आएगा। अब वो भी डेस्परेशन है, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, शायद अल्लाह माफ करे वो मरने के लिए तैयार हैं, वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनका कहना किसी बड़ी हद तक सही है कि एग्रेशन किया गया और फिर हमें कहा गया कि टेबल पे बैठे। मेरा सवाल आपसे है नादिर साहब कि अब वो टेबल पे तो नहीं आएगा जो सूरत हाल लग रही है, नतीजतन ये कॉन्फ्लिक्ट फिर बढ़ेगा, फिर अमेरिका क्या करेगा, और फिर इजराइल ने तो अपने अहदाफ अमेरिका के जरिए पूरे कर लिए बड़ी हद तक। जी, ये जो बात है ना कि वो ईरान टेबल पे आएगा, ये मैं नहीं कह रहा कि टेबल पे आए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अमेरिका ये कह रहा है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो मतलब जो जिस देखिए ना 2 फरीक है इसमें, एक साइड पे ईरान है और दूसरी तरफ पे इसराइल था, अब इसराइल और अमेरिका हो गए हैं, मतलब वो दोनों आ गए ना जंग में। तो मैं तो उनको कोट कर रहा हूँ ना कि वो क्या कह रहे हैं, मैं तो इट इज नॉट मी, और ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूँ, तो ये तजिया में ना, मैं समझ रहा हूँ। जी, मेरा मतलब मैं तो ये देखिए ना, तजिया तो देखिए, मेरी बात सुनिए, बहुत सारे सब्जेक्ट पे जिस तरह इंडियन मीडिया को देखें, मैं मिसाल देता हूँ, क्योंकि 1 महीना पहले जंग हुई इंडिया पाकिस्तान की। आप नोट करें कि इंडिया पाकिस्तान की जंग में इंडियन मीडिया कितना इर्रेशनल था, और पाकिस्तान मीडिया माशाल्लाह के आप लोग सब कितने एक बैलेंस्ड और रैशनल बात कर रहे थे। अगरचे जंग में तो सब इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, हर मुल्क और हर ख्याल, ठीक है ना। उसका नतीजा क्या निकला, उन्होंने जो कहा जी लाहौर फतह हो गया, कराची ये हो गया, पाकिस्तान खत्म हो गया ना, इंडिया की बातें, तो नतीजा देखे ना क्या हुआ। उसके बाद उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि जो एनालिसिस है ना जंग का, इट हैज टू बी अ मिलिट्री एनालिसिस, जियो पोलिटिकल एनालिसिस, उसको आपने डिसपैशनेटली अनइमोशनली करना है, तभी आप उसको सही नतीजे पे पहुंचेंगे। अगर आप एक सपोर्ट करना और बात है, वो एक व्यू है ना इंसान का कि आप किसके साथ है। ज़ाहिर आप जिस पे हमला हो रहा है उसी के साथ होंगे ना, वैसे भी मुसलमान मुल्क के साथ ही होंगे, उसमें तो कोई डिस्कशन नहीं है ना, चाहे फिलिस्तीन के लोग हो या ईरान में हो या कहीं भी लोग हो, तुर्की के लोग, हम उनके साथ हैं, इसमें तो अंडरस्टूड है। लेकिन जो जंग होते हैं उसको आपने प्रोफेशनली मिलिटरली एनालाइज करना है कि उसका क्या है। तो वो क्या सूरत हाल है, वो ये सूरत हाल है जो आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि ईरान उस पर रिटेलिएट करेगा, वो करना चाहता है, जाहिर बात है किसी मुल्क पे भी हमला हो। लेकिन आप ये देखें ना कि अब इशू क्या है, इशू ये है कि ईरान के पास चॉइस ये है कि या तो वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करे, जो ये मांग रहे हैं इसराइल और अमेरिका की डिमांड है, दोनों की ज्वाइंट डिमांड है ना अब तो, और दूसरी तरफ वो बड़ी जंग का मतलब है कि अभी तो न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हुई, फिर वो ईरान उन पे हमला करेगा तो वो भी तो हमला करेंगे ना। अब ईरान की चॉइसेस, लोग कहते हैं कि हॉर्मोज को बंद कर दे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को, उससे जाहिर है पूरी दुनिया इफेक्ट होती है, ऑयल शिपिंग निकलती है वहां से, और मतलब हम सारे मुल्कों पे इफेक्ट होगा इंक्लूडिंग पाकिस्तान, क्योंकि ऑयल की प्राइस अगर $200 या बहुत ज्यादा हो जाती है तो हर चीज में महंगाई आ जाएगी दुनिया के अंदर। लेकिन इमीडिएट इफेक्ट ये होगा कि अमेरिका की, बरतानिया की और दूसरी जो इनकी नेटो की नेवीज है वो आएंगी बहरिया उसको खोलने के लिए, तो ईरान से लड़ाई होगी। अगला सवाल नादिर साहब माजरत के साथ ये बताइएगा कि अगला सवाल तो अब यही है कि अगर ईरान रिएक्ट करता है और ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करता है और फिर ये एनपीटी से बाहर निकल आता है और अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करता है रीजन में अमेरिका के मफादात के खिलाफ, कतर में इधर उधर, उसके नताइज क्या होंगे? उसके नताइज बहुत बुरे होंगे ना, जो तो अंडरस्टूड है, इसमें क्या डिस्कशन है। आप देखें ना, अफगानिस्तान में जंग हुई, इराक में जंग हुई, तो क्या नतीजा निकला, कितना अरसा सारा इलाका डिस्टेबलाइज रहा, उधर खून खराबा हुआ, नुकसान हुआ, सारी दुनिया का नुकसान हुआ ना, शामिल खास तौर पर इस खत्ते का शामिल हम अफगानिस्तान के केस में हमारा हुआ, इराक के केस में आसपास भी हुआ, तो वो तो क्लियर बात है ना। लेकिन आप ये देखिए कि इन्होंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की है ना इसराइल ने ईरान पे डायरेक्ट हमला नहीं किया। ये मेरा आर्टिकल छपा था आज से 10-12 साल से भी ज्यादा पहले, नेक्स्ट वॉर ईरान, जो प्रावडा मॉस्को से छपा था, रूस के अखबार से, और दूसरा आर्टिकल था नेक्स्ट वॉर ऑन ग्लोबल चेसबोर्ड में। एज अ जियो पॉलिटिशियन फोरकास्ट करते हैं, या वो होता है कभी कौन सी जंग हो सकती है और क्या वजह है। इसी तरह भी अगली और चीजों के ऊपर भी वो डिस्कशन होती है नेशनली इंटरनेशनली। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने ये किया, इसराइल की बात कर रहा हूँ, सपोर्टेड बाय अमेरिका ऑफ कोर्स, ये बेसिकली एक साइड पे ही है ना।
इन्होंने पहले इसराइल ने, आप देखें कि उसने जो ईरान के प्रॉक्सी फोर्सेस थी, हिजबुल्ला, हमास, सीरिया के अंदर, और हुथीज ऑल्सो, हुथीज तो भी इफेक्टिव हैं, बाकियों को काफी डिग्रेड किया, उनको अटैक किया, उनकी लीडरशिप को मारा और उससे उनको कमजोर किया। उसके बाद ईरान पे अटैक किए। तो उसके पास ईरान की सपोर्टर्स और प्रॉक्सीज तो मौजूद हैं, मिलिटेंट फोर्सेस हैं, लेकिन शायद या उसने बाकियों से भी मतलब इसको वॉर को फैलाना है, क्योंकि उस पर तो अटैक हुआ, उसने जवाब तो देना है जिस तरह आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन कैसे करना है ये ईरान डिसाइड करेगा। ये आम बात है। आपने नादर साहब जो किया है इस सारे मामले में, अगर ये उनके अहदाफ पे हमले करता है अपने मिडिल ईस्ट के, तो वो ममालिक जो इस वक्त साथ खड़े हैं जिन्होंने कंडेम भी किया है, आप देख लें टर्की ने किया, इसके बाद सऊदी अरब ने, यूएई वगैरह ने, तो वो तो फिर सीधा ईरान के खिलाफ हो जाएंगे, ईरान मजीद अकेला होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी आपसे यही बात करूं ना, ये जो होती है ना स्ट्रेटेजी, इसको कहते हैं एंड्स मीन्स मेथड्स। आपने ये हदफ हासिल करना ना स्ट्रेटेजी में, हिकमत अमली में, उसके लिए आपने ये सोचना है कि क्या वसाइल इस्तेमाल करने हैं, कौन से रास्तों से जाना है, क्या कुछ करना है। तो ये इसलिए ये जो है ना, ये जो चीजें होती है बड़ी सोच समझ के। आप इंडिया को देखें, इंडिया की अभी आप रो रहे हैं, इंडिया में कई लोग, मैं मिसाल बार बार इंडिया की मिसाल इसलिए देता हूँ कि 1 महीने पहले जंग हुई और उसकी कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ थोड़ी सी सिमिलैरिटीज हमारे साथ है। फर्क ये है कि इंडिया को पाकिस्तान ने फौरन जवाब दे दिया, पाकिस्तान तैयार बैठा था उसके लिए, ये फर्क है, और पाकिस्तान के पास एयरफोर्स बड़ी पावरफुल है, ये फर्क है बहुत बड़ा। वरना अगर इंडिया की जिस तरह का इंडिया है, आपको पता है कश्मीर में जुल्म करता, अगर उसकी एयरफोर्स जीती तो आज वो आप पे बार बार हमले कर रहे होते। वो तो आपकी एयरफोर्स ने पहले 1 घंटे में इनको फायर कर दिया, तो उनके पास हिम्मत नहीं पड़ी। तो अब ये है कि ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर ईरान ने करना है तो उसको जरा सोच समझ के करना होगा ना। फॉर एग्जांपल तुर्की में बेस है, फॉर एग्जांपल सऊदी में बेस है, फॉर एग्जांपल बाकी मुल्कों में, कतर में, गल्फ में बेस है, तो उधर हमला करने में वो मुल्कों में भी तो हमला है ना। तो इसलिए ये सोच के करना है कि ईरान ने किस तरीके से लड़ाई लड़नी है। ये ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं वो महदूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।